बुआई से कटाई तक की लगभग पूरी जानकारी मिल जाए किसान को। कल्ले ज्यादा निकालने में ये शुरुआत में मदद करे। सीड ट्रीटमेंट कर लिया, 1 एकड़ गेहूं के लिए अगर हम माने तो कितनी बीज की आवश्यकता होती है, कौन से उर्वरक कितनी मात्रा में और कौन सी अवस्था में गेहूं की फसल को देने की आवश्यकता है? तो यहाँ एक प्रजाति हर जगह बराबर काम नहीं करेगी क्योंकि तापमान बदलता है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है सूर्यकांत और आप देख रहे हैं भारत एग्री का हिंदी यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन इंटरव्यू करने वाले हैं जिसमें आपको गेहूं की खेती के बारे में पूरी जानकारी देखने को सुनने को मिलेगी। हमारे साथ है जियोलाइफ कंपनी के डॉक्टर अरुण कुमार राय। राय जी नमस्ते। 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 जो कि जियोलाइफ के नेशनल मार्केटिंग मैनेजर है और उनको खेती में लगभग 28 साल का एक्सपीरियंस है अलग अलग बड़े बड़े कंपनियों में। उनके बारे में छोटी सी जानकारी अगर हम बता दें उनके क्वालिफिकेशन के बारे में, तो उनका एमएससी है सॉइल केमिस्ट्री में, एमबीए उन्होंने एग्री बिजनेस में किया है, पीएचडी उन्होंने मार्केटिंग एंड इंटरनेशनल बिजनेस में की है और इसी के साथ उनका 2 अलग अलग पीजी इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन भी है, जैसे कि फिजिकल एजुकेशन और सोशल साइंस। सो दोस्तों मेरी आपसे एक पर्सनली रिक्वेस्ट है कि वीडियो काफी छोटा सा होने वाला है। यहाँ पर हम कोई लंबा चौड़ा आपको भाषण नहीं देने वाले हैं, वन ऑन वन इंटरेक्शन होने वाला है। कुछ सवाल मैं इनको पूछूंगा जो कि आपके हैं, जो आपने हमें कमेंट बॉक्स में पूछे हैं और उनके जवाब हम डॉक्टर से जानेंगे। बहुत कम बार ऐसा होता है कि बहुत है जाने माने पर्सनालिटी आपको देखने को मिलती है जिन्होंने लगभग, ये छोटी बात नहीं है कि 28 साल खेती के रिसर्च में उन्होंने डाले हैं, तो उनके जो जवाब है आपके लिए बहुत मायने होने चाहिए, जो आपकी गेहूं की खेती में उत्पादन बढ़ाने में आपके बहुत काम आने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी वक्त को यहाँ पर जाए कि हम शुरू करते हैं। डॉक्टर जी स्वागत है आपका भारत एग्री की इस लाइव सेशन में। धन्यवाद। नमस्कार किसान भाइयों। सबसे पहले तो मैं इनका आभारी हूँ कि इन्होंने उनके बिजी शेड्यूल में हमको टाइम दिया है। तो डॉक्टर्स मैंने यहाँ पर जैसे कि बताया, हम गेहूं के बारे में अपनी जानकारी यहाँ पर लेने वाले हैं। आपसे कुछ सवाल हमने निकाले जो हम आपसे पूछेंगे। सबसे पहले मैं आपके बारे में और जियोलाइफ के बारे में थोड़ा सा जानना चाहूंगा। जैसा आपने ऑलरेडी पहले बता दिया है कि कुल अनुभव लगभग मेरा 28 साल का है एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री में, अलग अलग कंपनीज में, बट ज्यादातर समय हमने अब तक पेस्टिसाइड कंपनीज में काम किया। जियोलाइफ में आने के बाद एक नया अनुभव हमने महसूस किया, क्योंकि जियोलाइफ का मानना है कि वो जो सारी प्रैक्टिस कर रहे हैं वो यूनिवर्स के लिए कर रहे हैं, मानव जाति के लिए कर रहे हैं। और टैगलाइन है कंपनी का कि विष मुक्त, पोषण युक्त और सात्विक अन्न उत्पादन करें। हर थाली में हमें विष मुक्त थाली पहुंचानी है, हर व्यक्ति के सामने विष मुक्त भोजन की थाली पहुंचानी है और ज्यादा पोषण वाली थाली पहुंचानी है। जब भी हम खेत में विष डालते हैं तो हमारे भोजन में विष आता है, और अगर हम न्यूट्रिशन या पोषण डालेंगे तो हमारे थाली में पोषण आएगा। तो ये हमारे लिए भी एक नया अनुभव है और हर दिन मैं कुछ नया सीख रहा हूँ, नया अनुभव कर रहा हूँ, और जीवन शायद अंतिम समय तक सीखने का नाम है, तो हर दिन कुछ अपडेट है। जियोलाइफ का पूरा काम कहाँ से होता है, मतलब हेड ऑफिस कहाँ है, आपका प्रोडक्शन फैक्ट्री कहाँ है, और अभी आप जियोलाइफ कौन कौन से राज्यों में भी काम कर रहे हैं? जियोलाइफ की शुरुआत तो बहुत पहले से है, लगभग 60 से काम कर रहे हैं, लेकिन कंपनी के रूप में 2008 में स्टार्ट किया एंड 2012 में इन्होंने प्रॉपरली इसको एज ए जियोलाइफ एग्रीटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के रूप में रजिस्टर्ड किया। और अभी हमारे पहले भी और फैक्ट्रियां थी साउथ में 1-2 जगहों पर, बट अभी बहुत बड़ा प्लांट जस्ट आपके करीब में जेजुरी में, पुणे में लगाया है, जो हाईली ऑटोमेटेड एंड बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी का प्लांट है। काफी बड़ा प्लांट, हमें लगता है शायद इंडिया में शायद ही किसी के पास इस तरह का प्लांट हो, जो कि न्यूट्रिशन एंड बायोलॉजिकल पर काम करने वाली कोई कंपनी हो और न्यूट्रिशन पर काम करने वाली कोई कंपनी हो, शायद ही किसी के पास इतना बड़ा और ऐसा इतना इफेक्टिव प्लांट हो। एंड कंपनी शुरू से ही
नैनो टेक्नोलॉजी पर काम करती रही है और बेटर प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट हैं उन्हें हर दिन अपडेट करते रहना। दैट्स वाई लगभग हर साल या दूसरे साल हमारे प्रोडक्ट के अपग्रेडेड वर्जन आते हैं। सो चेंजेस हैं और यही कारण है कि किसान एक बार जो हमारे साथ जुड़ता है वो उम्र भर के लिए जुड़ जाता है। सही। तो अभी हमारे अगर बात करें अनुभव के तो लगभग स्वीट 16 कह सकते हैं कि जस्ट वी कंप्लीटेड 16 ईयर आफ्टर बिकमिंग कंपनी, बट 16 सालों में शायद हमारी चहक और हमारी महक वो हर किसान तक पहुंच चुकी है, हर गांव तक पहुंच चुकी है। अगर किसान तक नहीं पहुंची है तो हर गांव तक कोई ना कोई एक या दो फार्मर यूजर है। हमारी कोशिश है कि बस उनके अनुभवों को बाकियों तक साझा करें और बड़ा करें। जियोलाइफ अभी किस राज्य में, पूरे इंडिया में काम कर रहे हैं? पूरे भारत में कर रहे हैं और विश्व के तमाम देशों में काम कर रहे हैं। वो भारत के बाहर भी? भारत के बाहर भी, दुनिया के तमाम देशों में। इवन अभी जस्ट 2 महीने पहले हमने जियोलाइफ यूरोप लिमिटेड स्टार्ट किया है। हम यूरोप में एक्सपोर्ट करते थे लेकिन डायरेक्ट अपना ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया है और उधर फुल फ्लेज ऑपरेशन हमारे यूरोप में चल रहे हैं और वहां के किसान बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं क्योंकि बहुत हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं। बेसिकली जीवन में सबसे पहली जरूरत होती है पेट भरना, तो हमें भोजन चाहिए, लेकिन जब पेट भरने लगता है तो हमें फिर और स्वादिष्ट और पोषण युक्त भोजन चाहिए, विष मुक्त भोजन चाहिए, क्योंकि हमें बीमार नहीं रहना है। वहां तरह तरह के पेस्टिसाइड यूज करने से बहुत सारी बीमारियां बढ़ने लगी, तो अभी वहां की लगभग 90% से ज्यादा पॉपुलेशन इतना ज्यादा अवेयर हो गई है कि वो पूछते हैं कि साहब मेरे को कुछ भी चाहिए, पेस्टिसाइड्स नहीं चाहिए, पोषण युक्त चाहिए, न्यूट्रिशन वाला चाहिए। तो हम उस पर काम कर रहे हैं। और मैं एक बेसिक बताऊं कि कोई भी व्यक्ति, मैं अगर ज्यादा स्वस्थ हूं तो बीमार कम पड़ूंगा। मैं ये विश्वास करता हूं, शायद आप भी हमसे सहमत होंगे। कोविड एक इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। जिनको कोई दूसरी बीमारी थी या जिनका पोषण कम था या जो कमजोर लोग थे जिनको बार बार जुकाम या बीमारियां होती थी, ऐसे ज्यादातर लोग कोविड के चक्कर में आए और उसमें से बहुत बड़ी जनसंख्या आज है भी नहीं दुनिया में जिनकी इम्यूनिटी कम थी, प्रतिरोधक क्षमता कम है। लेकिन जिनकी प्रतिरोधक क्षमता अच्छी थी, जैसे मैं धन्यवाद कहूंगा ईश्वर को कि मेरे पूरे परिवार में किसी को कोविड नहीं हुआ और हमें सालों साल जुकाम नहीं होते। ये प्रतिरोधक क्षमता की बात है। वो कहां से आता है? उचित पोषण से। बचपन में अगर कोई बच्चा कुपोषित है तो उसके शारीरिक और मानसिक दोनों विकास प्रभावित होते हैं। यह मनुष्य में, अन्य जीवों में और फसलों में सब पर लागू होती है। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा इंट्रोडक्शन। अभी फटाक से क्या करते हैं, गेहूं के बारे में बात करते हैं। मुझे पता है आप थोड़ा सा वेट कर रहे हो, आप जानना चाहते हो गेहूं के बारे में। कोई बात नहीं, हम डिटेल में जानकारी लेंगे। डॉक्टर जी, हमें ये बताइए कि गेहूं की अभी क्या स्थिति है भारत में? कौन से राज्य गेहूं की खेती ज्यादा करते हैं? कब से गेहूं की खेती शुरू होगी 2024 की अगर हम बात करें? जी, गेहूं उत्पादन के बारे में अगर हम बात करें तो प्रमुख राज्य उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, गुजरात, ये प्रमुख राज्य हैं। बाकी गेहूं पूरे भारत में होता है और गेहूं दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ग्रेन की फसल हम कह सकते हैं। 1 नंबर पर मक्का आता है, दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा उपयोग की जाने वाली, उत्पादन की जाने वाली और खाई जाने वाली फसल गेहूं। और भोजन में शायद पहला स्थान है, क्योंकि मक्के का जो प्रयोग है वो अन्य कामों में भी ज्यादा होता है। और 2024 में अगर हम बात करें तो 2024 में गेहूं का मौसम जिस हिसाब से है तो इस साल गेहूं का अच्छे उत्पादन का साल माना जा सकता है। मॉइस्चर प्रतिशत बहुत है, बरसात लास्ट तक होती रही है। गेहूं की बुआई सामान्यतया 15 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच में होती है, जिसके लिए ये अंग्रेजी महीने की तिथि हुई। और सामान्य अनुभव ये है कि जब हम बिना पंखा चलाए सोने लगे और
एक हल्के चद्दर की जरूरत महसूस हो, मतलब तापमान लगभग 23 या 24 डिग्री अगर हो जाए तब सोइंग करते हैं गेहूं का, तो अच्छा रहता है, वो अच्छा समय माना जाता है। तो आमतौर पे जब भी गेहूं की खेती के बारे में चर्चा करते हैं तो बहुत किसानों का सवाल होता है कि किस्म के बारे में, वैरायटी के बारे में। तो मैं सीधे आपसे पूछना चाहूंगा कि 24 के लिए 2024 के लिए आप एज ए डॉक्टर किसानों को कौन से किस्म का सजेशन दोगे या फिर रिकमेंड करोगे कि ये लगाओ तो कम खर्चा भी होगा और उपज भी उनकी बढ़ेगी? ये किस्म का चयन सामान्यतया क्षेत्रवार होता है, क्योंकि भारत बहुत बड़ा क्षेत्रफल है और भारत में जो खेती का क्षेत्र है हिमालय से लेके विंध्य पर्वतमाला तक, तो यहाँ एक प्रजाति हर जगह बराबर काम नहीं करेगी, क्योंकि तापमान बदलता है, बुआई के समय उसी हिसाब से आगे पीछे होते हैं, और प्रजाति भी, अच्छा मृदा के अलग अलग प्रकार हैं तो प्रजाति भी अलग अलग होती है। लगभग हर प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा अनुमोदित प्रजातियां वहां ज्यादा प्रयोग की जाती है। अब उदाहरण के लिए हम अगर बात कर लें तो पंजाब में HD 2963 या HD 3086 और सुपर 272 ये प्रजातियां ज्यादा बोई जाती हैं, और तमाम ऐसे घरेलू गेहूं जो उनके अपने पर्सनल होते हैं वो भी बोते रहते हैं किसान। तो कई ऐसे प्रजातियां हैं जिनके वो नाम नहीं जानते पर बोते हैं, ऐसे भी हैं। लेकिन सामान्य जो प्रचलित प्रजातियां हैं ये हैं। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश की सरबती आज पूरे भारत में सरबती, कुछ कंपनियां इसका आटा बनाती हैं कि सबसे मुलायम रोटी के लिए हम सरबती का प्रयोग करें, जिसका सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। सरबती के अलावा दूसरी सुजाता वहां बोई जाती है। और इसी प्रकार अगर हम बात करें गुजरात में तो गुजरात 496 और 173 ये प्रजातियां वहां ज्यादा प्रयोग की जाती हैं। राजस्थान में राज 3077 और राज 4120 या राज 4037। उत्तर प्रदेश या बिहार के भागों की बात करें तो वहां अलग अलग प्रजातियां हैं, जैसे 373, 343 या श्रीराम 303 एक सबसे फेमस वैरायटी है जी, वो बहुत ज्यादा चलती है। तो इस तरह की तमाम प्रजातियां हैं। तो किसान भाई अपने हिसाब से प्रजाति का चयन अपने क्षेत्र और अपने उपयोग के हिसाब से करें। बहुत अच्छी बात की आपने, क्योंकि एक वैरायटी सभी जगह नहीं उगाई जा सकती, सभी जगह नहीं उगाई जा सकती। हवामान जलवायु के अनुसार आपको ये वैरायटी का चुनाव करना जी जी ठीक है। तो दोस्तों ये सारे डिटेल्स हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि आपने नहीं लिखा है, लेकिन मेरा एक सजेशन है, अगर आपके पास पेन है, डायरी है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, लिख के दीजिए, आपका जरूर फायदा होगा। डॉक्टर साहब, 1 एकड़ गेहूं के लिए अगर हम माने तो कितनी बीज की आवश्यकता होती है? सीड की अगर हम बात करें सामान्यतया अगर खेत की सिंचाई करके हम बो रहे हैं, इसमें 2 अलग कंडीशन होते हैं। कुछ सिंचित क्षेत्र है और कुछ असिंचित क्षेत्र है जो बरसात पर डिपेंड करते हैं। अगर हम कुएं का, अगर नदी का पानी देते हैं या फिर बरसात के ऊपर खेती करते हैं, हाँ, जी। तो अगर हम सिंचाई करके खेत में पर्याप्त नमी है, सही समय पर बुआई कर रहे हैं, मतलब 15 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच में कर रहे हैं, ज्यादा अच्छा 15 नवंबर से 30 नवंबर माने, क्योंकि मैं इस पर एक चीज भूल न जाऊं इसलिए अभी ऐड कर दे रहा हूं कि गेहूं जाड़े की फसल है तो बीच में कुछ दिन सुसुप्त अवस्था में आती है। तो इसको 15 नवंबर से इसलिए बोलते हैं कि जमाव अच्छा हो जाए, मौसम ठंडा रहेगा उस समय हो जाएगा, लेकिन इसको किसी तरह से 8 से 10 इंच का हो जाना चाहिए जब ठंड बढ़े। तो इसलिए थोड़ा अर्ली बोने पर क्या होता है, वो सुसुप्त अवस्था में स्वयं को सर्वाइव करने भर का बना लेता है, और इसके जल्दी बोना चाहिए आपको। हाँ, मतलब 15 नवंबर से बोएंगे, उसके पहले बोएंगे तो जमाव का इश्यू आएगा, मौसम गर्म रहेगा। ठीक है, तो हम जब सही समय पर बोल रहे हैं, मतलब 15 नवंबर से 10 दिसंबर के बीच में या 5 दिसंबर के बीच में जब भी बोल रहे हैं, तो 40 किलो बीज प्रति एकड़ पर्याप्त होता है। अगर लेट बुआई कर रहे हैं या असिंचित क्षेत्र में जहां पर नमी कम है जमीन में या बरसात पर डिपेंडेंट है, ऐसी जगहों पर बोते हैं तो ये मात्रा 10 किलो बढ़ा सकते हैं, 50 किलो प्रति एकड़ करते हैं। अच्छा। और अगर ड्रिल से बो रहे हैं, सीड ड्रिल से, तो कुओं की दूरी जैसे 18 से 20 सेंटीमीटर रखते हैं,
सामान्य इरिगेटेड क्षेत्र में और सही समय पर बुआई में। लेकिन अगर बुआई लेट कर रहे हैं तो ये कूड़ों की दूरी 12 से 15 सेंटीमीटर कर दी जाती है, स्पेसिंग कम कर दी जाती है, तभी तो बीज बढ़ेगा ड्रिल से बोने में। और छिटकवा बो रहे हैं तो भी बीज दर बढ़ जाएगी। तो सीड के डेप्थ की कुछ यहाँ पर मेजरमेंट होती है कि इतना नीचे बोना चाहिए, इतना नहीं बोना चाहिए? ये सवाल कई बार बहुत ही जरूरी चीज आपने पूछा, और किसान भाइयों को मैं एक ऐसा मंत्र दे दूंगा कि किसी भी फसल में बीज की मोटाई का 5 गुना मिट्टी उसके ऊपर आना चाहिए। यह एक बेसिक रूल है। कुछ भी बो रहे हैं उसकी बीज के मोटाई का 5 गुना मिट्टी उसके ऊपर आ जाए तो वो उसके लिए पर्याप्त मानी जाती है। तो सोइंग की गहराई उतनी होनी चाहिए। गेहूं के केस में 4-5 सेंटीमीटर गहरी बुआई काफी होती है। जी। तो दोस्तों, मैं आप ही के सारे सवाल ले रहा हूँ। अभी आपके दिमाग में कुछ सवाल है तो भी आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हो, जरूर उसके ऊपर जवाब देने की कोशिश करेंगे। इसके आगे बढ़ते हैं डॉक्टर साहब, सीड ट्रीटमेंट के बारे में, बीज उपचार के बारे में बहुत सारे वीडियोस हम यूट्यूब पे, फेसबुक पे देखते हैं। मुझे लगता है कि सारे लोग देखते हैं लेकिन करते नहीं। तो क्या हमें सीड ट्रीटमेंट के ऊपर खर्चा करना चाहिए? अगर करना चाहिए तो किस तरह से सीड ट्रीटमेंट करनी चाहिए? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बीज उपचार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए? दो बीज उपचार, पहले प्रश्न का उत्तर कि बीज उपचार 100% करना चाहिए। करना ही चाहिए। क्यों? उसका कारण ये है कि लागत बहुत कम होती है। बीज उपचार में लागत बहुत कम होती है और अपेक्षाकृत उससे होने वाले लाभ बहुत ज्यादा होते हैं। तो इसलिए बीज उपचार अति आवश्यक है। अब किस चीज से करनी चाहिए? सामान्यतः गेहूं में, कुछ क्षेत्रों में गेहूं में सामान्यतः बीमारियां कम हैं। अन्य फसलों की अपेक्षा बहुत ही कम बीमारियां हैं, नाम मात्र की हैं। कुछ क्षेत्रों को अगर छोड़ दें, जैसे मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्र हैं जहां पर कि कुछ फंगल डिजीजेज आते हैं, रस्ट है और चीजें हैं, तो जहां पर फंगल डिजीज आती है वहां पर हमें फफूंदनाशक कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब 2 ग्राम प्रति किलो बीज, 40 किलो बीज है तो 2 से 2.5 ग्राम प्रति किलो बीज, मतलब 80 से 100 ग्राम कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब कॉम्बिनेशन की कोई दवा बाजार से जो उपलब्ध है उसको ले लें, उससे उपचारित करें। साथ में हमें उत्पादन भी बढ़ाना है, क्योंकि शुरुआती पोषण अत्यंत, बच्चे का हमने शुरुआत में बोला कि बच्चे को अगर सही पोषण मिल जाए तो वह बीमार नहीं पड़ता, और स्वस्थ व्यक्ति के बीमार होने की संभावना बहुत कम होती है। तो इसके लिए हमारा बैक्टोगैंग सीड ट्रीटमेंट एक बिगर राजा, 2 ऐसे उत्पाद हैं कि जिनको अगर मिला के हम उपचारित कर दें तो आप समझ लें कि बैक्टोगैंग सीड ट्रीटमेंट स्पेशल को 100 ग्राम लेना है और बिगर राजा को 100 ग्राम लेना है 40 किलो बीज के। अच्छा, ये दोनों जियोलाइफ के प्रोडक्ट हैं? हाँ, ये दोनों जियोलाइफ के प्रोडक्ट। अच्छा, और बैक्टोगैंग ये खाली सीड ट्रीटमेंट के लिए बनाया जाता है? बैक्टोगैंग नहीं, बैक्टोगैंग अलग, एक सीड ट्रीटमेंट के लिए है, दूसरा मृदा में बैक्टीरिया बढ़ाने के लिए है। ट्रीटमेंट का एक अलग प्रोडक्ट है। ये स्पेशल है, सीड ट्रीटमेंट स्पेशल है। ये क्या करता है कि सामान्यतः शुरुआती जब जड़ों का विकास होता है तो जमीन में बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, कुछ उपलब्ध फॉर्म में होते हैं और बहुत सारे अनुपलब्ध रूप में होते हैं। जैसे आपको हम गेहूं सीधा खाने के लिए बोले तो शायद आप नहीं खा सकते क्योंकि वो अनुपलब्ध फॉर्म में है, लेकिन उसी का अगर हम आटा बना के रोटी बना दें आपको दें तो आप आराम से खा लेंगे। तो ये बैक्टोगैंग सीड ट्रीटमेंट स्पेशल क्या करता है, जमीन में उपलब्ध तत्वों को घोल के जड़ों के पास पहुंचा देता है। अच्छा, उपलब्ध फॉर्म में परिवर्तित करता है, और बिगर राजा इसको घोल के जड़ के पास पहुंचा देता है। ओके। और अन्य पोषण देता है। तो शुरुआती पोषण जो होता है यह शीघ्र जमाव में मदद करता है, ज्यादा अंकुरण अच्छे होते हैं, और शुरुआती कल्लों में मदद करता है। कल्ले ज्यादा निकालने में ये शुरुआत में मदद करता है। और तो जिन जगहों पर बीमारी नहीं आती, ज्यादातर क्षेत्रों में, तो वहां पर फफूंदनाशक की जरूरत नहीं है। सिर्फ बैक्टोगैंग सीड ट्रीटमेंट 100 ग्राम और बिगर राजा 100 ग्राम इसका खेत
गेहूं 40 किलो गेहूं पर डालें पॉलिथीन शीट पर और बढ़िया सा उसको मिला दें और मिला के खेत में डाल दें। डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी जानकारी आप दे रहे हैं। एक महत्वपूर्ण पहलू होता है गेहूं की खेती में उर्वरक प्रबंधन। बहुत सारे किसान खाद ज्यादा मात्रा में डालते हैं, बहुत सारे किसान बिल्कुल खाद नहीं डालते हैं, बहुत सारे किसान थोड़ा डालते हैं। तो क्या सही तरीका और मात्रा होती है खाद डालने की, कब डालना चाहिए और इससे क्या फायदा होता है? खाद मतलब पोषण, और खाद प्राचीन काल से किसान डालते आ रहे हैं। पहले कई बार तालाब की मिट्टी किसान इकट्ठा कर लेते थे गर्मियों में, उसका प्रयोग करते थे, और बगीचे की मिट्टी ऊपर से छील के ले आते थे, उसको डालते थे। सड़ी हुई गोबर की खाद जिसको हम कंपोस्ट कहते हैं, वो डालते थे। आज लोगों के पास जानवर कम हुए हैं, लेकिन अगर जमीन में कार्बनिक तत्व कम है, चेक करवाने पर पता चलता है। और सामान्य भी खेत देखेंगे, अगर मिट्टी भूरी नहीं लग रही है पता चल जाता है, या कड़ी है मिट्टी, तो मतलब कार्बनिक तत्व की कमी है। तो कार्बनिक तत्व की कमी है तो कंपोस्ट खाद या सड़ी हुई गोबर की खाद, जिसको महाराष्ट्र में शेनकट बोलते हैं, वो बहुत आवश्यक है। एक ट्राली से 2 ट्राली कम से कम एकड़ में डालें, बहुत अच्छा उत्पादन देगा। दूसरा भाग होता है उर्वरक। हम जब भी बोलते हैं खाद और उर्वरक, ये दो अलग अलग ये हुआ खाद। उर्वरक में हुआ जिनको हम नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और अन्य तत्व हैं, कुछ 17 तत्व आते हैं जिनको उर्वरक में हम मान सकते हैं। उर्वरक और ट्रेस एलिमेंट, माइक्रो न्यूट्रिएंट सारे भागों में। तो किसान भाइयों से निवेदन है कि वो सभी तत्व दें। अगर नहीं संभव है तो एटलीस्ट सामान्य जो रिकमेंडेड है और खेत की जांच करवा के दें तो ज्यादा अच्छा। लेकिन अगर वो भी संभव नहीं है तो 80 किलो नाइट्रोजन, 40 किलो फास्फोरस और 40 किलो पोटास, यह 1 हेक्टेयर के लिए रिकमेंडेड होता है। इनको फास्फोरस और पोटास तो अंतिम जुताई में मिट्टी में छिड़क कर साथ में जुताई कर दें, और उसमें नाइट्रोजन की आधी मात्रा लें। पूरा फास्फोरस, पूरा पोटाश और आधा नाइट्रोजन ये मिला के, मतलब 40 किलो नाइट्रोजन, 40 किलो फास्फोरस, 40 किलो पोटास मिट्टी में अंतिम जुताई में मिला के पाटा लगा दें और इसके बाद बुआई करें। 40 किलो जो बचा वाला नाइट्रोजन होगा, आपके मन में प्रश्न होगा कि उसका क्या करें? जी, तो उसका गेहूं में 2 क्रिटिकल पोषण के समय होते हैं जब उनको चाहिए होता है। एक होता है पहली सिंचाई के तुरंत बाद, पहली सिंचाई के 5 से 6 दिन बाद चलने लायक होता है, जो 21 दिन के बाद पहली सिंचाई रिकमेंडेड होती है। कोशिश करें कि वो 21 दिन पर ही करें। क्योंकि हर 1 दिन डिले होने के साथ आप समझ लीजिए लगभग 1 कुंटल गेहूं आपका कम हो रहा है उत्पादन। तो पहली सिंचाई बहुत इंपॉर्टेंट, वो इतना इंपॉर्टेंट उससे कल निर्धारित होते हैं। तो इसके बाद 4 से 5 दिन या 6 दिन बाद जब भी चलने लायक खेत में हो जाए, तुरंत 20 किलो नाइट्रोजन का एक छिट्टा लगा दें, और बचा वाला 20 किलो जो बचा, वो जब बाली निकलने की अवस्था हो, रेड़े में या गाभे पर बोलते हैं, कहीं कहीं कोथ में बोलते हैं, अलग अलग भाषा बोलते हैं, पैनिकल इमरजेंस इंग्लिश में कहेंगे। तो जब निकलने की अवस्था हो तो उस समय दूसरा जो 20 किलो बचा है उसका छिट्टा लगा दें नाइट्रोजन पोषण। तो ये सारा फर्टिलाइजर के उपयोग है। बहुत सही बताया। बहुत सारे किसान क्या करते हैं, शुरुआत में सारा खाद डाल देते हैं और बाद में सिर्फ पानी देते रहते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो दूसरा मेरा सवाल है कि कीट और रोगों के बारे में। क्या गेहूं की फसल के ऊपर ज्यादा कीट रोग आते हैं तो कौन से आते हैं, और आमतौर पे हमें क्या करना चाहिए जिससे खर्चा कम हो? सामान्यतया कीट रोग गेहूं में बहुत कम होते हैं। बहुत सारे स्टेट में तो है भी नहीं, कुछ जगहों पर कीट हैं, जैसे मध्य प्रदेश के कुछ भाग, यहाँ पर कुछ कीट और रोग आते हैं, जैसे रस्ट या कुछ अन्य फंगल डिजीजेज आती हैं, अलग अलग प्रकार के रस्ट, कुछ जगहों पर पाउडरी मिल्ड्यू भी है, कुछ और बीमारियां हैं। और माहू या तेला लगभग हर जगह, ज्यादातर जगह आधे भाग में भारत के आता है। तो वो सामान्यतया बाली में फूल बनने की अवस्था में, जब बाली निकल के, जिसको फ्लावरिंग स्टेज बोलते हैं, आप देखे होंगे छोटे छोटे उस पर चिपके रहते हैं फ्लोरेसेंस के ऊपर, चूसक कीट।
जिनको माहू, तेला, चुर्दा कुछ भी बोलेंगे लोकल भाषा में, तो उस समय इनका प्रबंधन बहुत आवश्यक है। क्योंकि ये रस चूस लेते हैं तो दाने हल्के हो जाते हैं, उत्पादन बहुत तेजी से प्रभावित होता है। तो जहां भी माहू, तेला या रस चूसक कीट खेत में हो, इसके लिए बाजार में उपलब्ध है इमिडाक्लोरोप्रिड, वो 80 से 100 ml या 60 से 80 ml प्रति एकड़ के दर से इसका छिड़काव करें। और अगर कहीं फफूंद जनित बीमारियों की संभावना है या कहीं आती है तो वो भी बाली की अवस्था में ही ज्यादातर या गाभे में जब होता है तभी आता है। कौन कौन से रोग आते हैं आपके पे? आमतौर पर रस्ट ही है जो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है गेहूं में। बाकी तो आज से हाँ, रतुआ या रस्ट जिसको बोले। तो ऐसे में आपको मैनकोजेब प्लस प्रोपिकोनाजोल, ये 200 ml प्रोपिकोनाजोल और 500 ग्राम मैनकोजेब मिक्स करके 150 से 200 लीटर पानी में इसको छिड़काव कर दें। और बल्कि उसी समय इमिडाक्लोरोप्रिड भी साथ में मिला लें तो रस चूसक और बीमारी दोनों के प्रबंधन बहुत आराम से एक बार के छिड़काव में हो जाएगा। तो दोस्तों, कीट और रोगों के बारे में अगर आपके मन में कोई और अन्य सवाल हो, जैसे कि किसी स्पेसिफिक कीट या रोग के बारे में आपको जानकारी चाहिए, तो कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, हम आपको सटीक जानकारी, सटीक जवाब उसका देने की जरूर कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब, अभी हम इस पॉडकास्ट से पहले कुछ तैयारी कर रहे थे तो आपने बोला था कि कल्ले बहुत मायने रखते हैं गेहूं की खेती। तो ये कल्ले कितने होने चाहिए, इसको कैसे बढ़ाएं, अगर बढ़ाते हैं तो कितना उपज मिलेगा पर एकड़? कल्ले के लिए हम बात करें तो गेहूं में 2-3 अवस्थाएं होती हैं जहां पर किसान अगर ध्यान दे दे तो उत्पादन लगभग 2 गुना कर सकता है, 1.5 गुना तो कर ही सकता है। गेहूं के केस में ज्यादातर किसान बुआई के बाद खेत के तरफ नहीं जाते, फिर और किसी ने पहली सिंचाई के बाद तो कतई नहीं जाते। तो मैं निवेदन करूंगा कि फसल आपके बच्चे जैसी है, आप जाएं, रोज नहीं संभव है तो एटलीस्ट 2-4 दिन पर जरूर जाएं। तो इसमें कोई भी परिवर्तन हो रहा है, कोई कीट व्याधि है तो आपको पता चलेगी, समसामयिक प्रबंधन आप कर पाएंगे। लेकिन अब रही बात कल, इसमें गेहूं में उत्पादन को प्रभावित करने वाली मुख्य अवस्थाएं, पहला है जमाव। अगर सही समय पर सही ढंग से उपचारित बीज बोएंगे तो जमाव अच्छा होगा, जल्दी जमाव होगा, ज्यादा मजबूत अंकुरण होगा और शुरुआती बीमारियों और कीटों से बचा रहेगा पौधा। तो इसके लिए हमने बीज उपचार आपको ऑलरेडी बता दिया है कि बैक्टोगैंग सीड ट्रीटमेंट स्पेशल और विगर राजा का प्रयोग करें। टिलरिंग स्टेज जो होती है वो गेहूं में पहली सिंचाई के बाद कल्ले बहुत तेजी से निकलते हैं, तो पहली सिंचाई हल्की करें। हम ज्यादातर किसान भारी सिंचाई कर देते हैं कि थोड़ा समय तक नहीं करना पड़ेगा, कई बार पानी की समस्या भी होती है, बट हल्की सिंचाई करें और उसके तुरंत बाद आप जो बची हुई नाइट्रोजन की मात्रा डाल रहे हैं और उसी दिन या दूसरे दिन 1-2 दिन के अंतर पर इसमें कल्लों के लिए आप विगर प्लस टैबसिल ये 2 दवा आता है, तो इसको अगर आप मिला के छिड़काव कर दिए तो आप ये समझ लें कि कल्लों की संख्या जबरदस्त बढ़ेगी। और अंतर देखने का तरीका भी मैं यही बताता हूं कि आप जब भी इसका प्रयोग करें 2 क्यारी में मत स्प्रे करें, 2 क्यारी छोड़ दें। तो हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, स्वयं किसान भाई अंतर देखेंगे कि उत्पादन में कितना अंतर आया। मैं आपको ये दे के भी जाऊंगा, आप चाहें तो इसको देखें। गुजरात स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ने एक रिसर्च किया था इन प्रोडक्ट के उत्पादन पर, और इन्हीं के लगाने मात्र से आपको मैं दिखा सकता हूं कि टोटल जो टिलर्स की संख्या थी, पहले पौधे की लंबाई ये लगभग 21.71% बढ़ गई और दूसरा टिलर्स की संख्या 44% बढ़ गई। लेकिन टिलर्स 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं उत्पादक कल्ले। टिलर या कल्ले 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं उत्पादक कल्ले, दूसरे होते हैं अनुत्पादक कल्ले। अब किसान भाई जानना चाहेंगे उत्पादक और अनुत्पादक क्या है।
जिन कल्लों में बाली आती है पूरी, उसे हम उत्पादक कल्ले बोलते हैं। जिनमें कोई एक दो दाने की बाली आ गई या नहीं आई, उन्हें हम उत्पादक कल्ले बोलते हैं। तो जो भी कल्ले शुरुआत में 20 दिन से लेके 40 दिन के बीच में आ गए या 37-38 दिन तक आ गए, उनमें तो बाली, तो 40 दिन के पहले वाले कल्ले में बाली आती है। इसके बाद आप कितने भी उर्वरक, फर्टिलाइजर कुछ भी डाल दें, कितने भी कल्ले ले आए, उन कल्लों में बाली नहीं आएगी, वो आपके भूसे के काम आएगी। तो इसलिए ये समय बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ हमने दूसरा क्या देखा, उत्पादक कल्लों की संख्या, इसमें भी लगभग 56.94% की बढ़ोतरी रही। सामान्य कंट्रोल प्लॉट में 4.8 कल्ले, और जहां पर ये प्रोडक्ट यूज किए गए विगर और टैप्सिल, वहां पर 7.53 कल्ले रहे। तो लगभग 56% की वृद्धि रही। सामान्य परिस्थितियों में और कम हो सकती है, लेकिन कितना कम होगी? 25-30% तो बढ़ेगा, बहुत होता है 25%। राइट। तो दोस्तों, ये जो इनका रिसर्च रिपोर्ट है, मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखा रहा हूँ, वो भी आप देख सकते हो, और इसका एक पीडीएफ लिंक भी बना के हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालेंगे, ताकि आपको भरोसा हो कि एक्चुअली ये रिसर्च हुआ है, और लगभग 56% की ग्रोथ भी दिखाई दी है विगर और टैप्सिल के कारण। इसके बारे में अधिक अगर जानना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये सभी की लिंक दे रहा हूँ, आप देख सकते हो, प्रोडक्ट की डिटेल्स पढ़ सकते हो, ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हो। और दूसरे क्रिटिकल, ये तो पहला क्रिटिकल स्टेज हुआ बुआई में, आप अच्छी फर्टिलाइजर यूज करेंगे, जमाव अच्छा होगा। दूसरा हो गया कल्ले निकलने के समय, पहली सिंचाई के बाद, जहां पर हमने आपको बता दिया कि विगर प्लस टैप्सिल प्रयोग करना है। तीसरा क्रिटिकल स्टेज जो होता है, वो होता है पेनिकल इमरजेंस के समय। जब बाली निकल रही है जी, जब बाली निकल रही है, तो जिसको हम पेनिकल इमरजेंस या फ्लावरिंग स्टेज बोलेंगे, तो उस स्टेज में नैनो विगर और बैलेंस नैनो, अच्छा, ये दो प्रयोग करना है बाली निकलते समय। इस समय पोषण की बड़ी सख्त जरूरत होती है कि ज्यादा से ज्यादा, मतलब कोई भी न्यूट्रिशन कम ज्यादा ना हो, जिससे सारे दाने, पहला तो इससे स्पाइक्स की साइज लंबी हो। अच्छा, जो स्पाइक, जिसमें जो बाली होती है उसको स्पाइक बोलते हैं, उसकी साइज जितनी लंबी हुई उतना उत्पादन पर उतने दाने बैठेंगे, और जितने उसमें नीचे सामान्यतया 3 या 4 दाने, कभी कभी 2 दाने खाली रह जाते हैं, और ऊपर 1-2 दाने, अगर ये सारे दाने भर जाएं तो उत्पादन बढ़ेगा। और सबसे अंतिम, जब दूध की अवस्था होती है फसल की, तो उस समय में आपको क्या करना है कि दूध की अवस्था में, ग्रेन फिलिंग अवस्था में, नेचुरल कैप और विगर फ्रूट, ये दानों को भर देता है। नेचुरल कैप और विगर फ्रूट, ये दानों को मोटा करता है, भरा हुआ करता है, सिकुड़ते। कभी गेहूं के दाने आपने देखे होंगे बाजार में सिकुड़े हुए गेहूं, तो वो वजन भी घटता है और पोषण भी कम होता है। उनको पोषण कम मिला हो, उनको कम मिलता है तो हमें भी कम देते हैं। मतलब वो गेहूं अगर आप खाते हैं, कभी किसान जो स्वयं के खाने के लिए गेहूं रखता है, आप देखेंगे जो सिकुड़ा हुआ गेहूं होगा वो बेच देगा, उसे ना वो बीज के लिए रखता है और ना वो स्वयं के खाने के लिए रखता है, ठीक है, क्योंकि उसमें पोषण कम होता है। तो वहां पर ये उपयोग करना है, और तो ये अवस्थाएं हैं, अगर मेंटेन कर लिया तो उत्पादन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। डॉक्टर साहब, हम एक बात भूल गए, बीच में हमने एक मिस किया है, जो है खरपतवार प्रबंधन का। गेहूं की फसल में खरपतवार प्रबंधन कौन सी अवस्था में करना चाहिए और किस तरीके से करना चाहिए? क्योंकि बहुत बार हमने देखा है कि जितना क्रॉप प्रोटेक्शन यानी कीट रोगों के लिए खर्चा और उतना ही खरपतवार के लिए अभी हो रहा है, क्योंकि एक तो मजदूर नहीं मिल रहे, सीधे हमें खरपतवार नाशी मंगवाना पड़ता है, और रिजल्ट नहीं आए तो उत्पादन तो घटेगा लेकिन खर्चा भी बढ़ रहा है। खरपतवार, गेहूं में खरपतवार नियंत्रण महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसे सिंचाई के साधन बढ़ रहे हैं, उसी तरह से खरपतवार भी हमारे खेत में बढ़ रहे हैं, क्योंकि वो पानी के माध्यम से, हवा के माध्यम से इधर उधर से ट्रांसपोर्ट होके आ जाते हैं। खरपतवार प्रबंधन 2 तरह के होते हैं। एक होता है प्री एमर्जेंट, मतलब उगने के पहले नियंत्रण
किए जाने वाले विधियां। दूसरे होते हैं पोस्ट इमर्जेंट। प्री इमर्जेंट अगर बहुत कम किसान पसंद करते हैं, नहीं करना चाहते, कई बार उन्हें मन में संदेह रहता है कि शायद हमारे खेत में कम आए, तो फिर भी अगर करना चाहें तो इसके लिए पेंडिमेथिलीन CS कैप्सुलेटेड आता है, तो इसको 1 किलो प्रति एकड़ बुआई के बाद सूखे खेत में ही स्प्रे कर देते हैं। अच्छा, बुआई के गेहूं की बुआई के 3 दिन के अंदर उसको स्प्रे कर देना है, वो जमीन में पड़ा रहेगा। जब आप सिंचाई करेंगे 21 दिन बाद, वो काम करना शुरू कर देगा। सही। तो एक तो ये तरीका होता है। दूसरा जो ज्यादातर किसान प्रीफर करता है कि पोस्ट इमरजेंट की खरपतवार उगने के बाद अगर है तो दवा डालेंगे, नहीं है तो नहीं डालेंगे। तो इसके लिए खरपतवार को सामान्यतः 2 श्रेणियों में बांटते हैं। एक चौड़ी पत्ती का खरपतवार, दूसरा सकरी पत्ती का खरपतवार। चौड़ी पत्ती में गेहूं में बथुआ, खरबथुआ या जंगली चौराई, इस तरीके के खरपतवार होते हैं जो किसान चाहता है कि उसका निपटारा कर ले। दूसरा होता है खरपतवार नासी सकरी पत्ती के खरपतवार, जिसमें गेहूं का मामा, जई, जंगली जई, जिसको वाइल्ड ओट या फेलरिस माइनर बोलते हैं। चूंकि हम हिंदी बोल रहे हैं, कई लोगों को शायद कहीं बहुत सारे क्षेत्रों में मुश्किल हो और अलग अलग क्षेत्रों में अलग नाम से जानते हैं। तो अगर सकरी पत्ती का खरपतवार है तो इसके प्रबंधन के लिए क्लोडिनोफॉर्म, ये पाउचेज में आता है, 8 पाउच आएगा, एक पैकेट में 8 पुड़ी आएगी, और एक चिमटी भी आती है साथ में। तो उस चिमटी से पकड़िए और पीछे जो नैपसैक स्प्रेयर होता है, पीठ वाली टंकी, उसमें 1 पुड़िया डाल दीजिए, और ऐसा 8 टंकी पानी लगेगा पूरे खेत में स्प्रे के लिए। यह पहली सिंचाई के बाद, मतलब 30 दिन से लेके 40 दिन 45 दिन तक इसका प्रयोग कर सकते हैं। सबसे अच्छा है 30 से 40 दिन के बीच की अवस्था, हालांकि 45 पर भी ये काम करता है। तो क्लोडिनोफॉर्म अलग अलग कंपनियों के अलग ब्रांड नेम से आएंगे, तो इसको क्लोडिनोफॉर्म का प्रयोग कर सकते हैं सकरी पत्ती के लिए। अगर चौड़ी पत्ती के खर हैं तो साथ में मेट सल्फ्यूरान मिला लें, एक साथ मिला सकते हैं, एक साथ मिला के डाल सकते हैं। अगर नहीं है तो वो ना डालें, उसकी आवश्यकता नहीं। खेत में देखिए खरपतवार, हाँ, खरपतवार अगर है तो डालिए, अन्यथा जरूरत नहीं। मैं कभी भी अनावश्यक व्यय और अनावश्यक पेस्टिसाइड के बिल्कुल खिलाफ रहता हूं। जो आवश्यक है सिर्फ उतना करें, बाकी डालना है तो पोषण डालें, पोषण डालें, फसल ज्यादा स्वस्थ हो, ज्यादा उत्पादन दे, और ज्यादा स्वस्थ और पोषण युक्त उत्पादन दे, जिसको खाने के बाद आपको अलग से कोई न्यूट्रिशन ना लेना पड़े कि डॉक्टर ने जैसे कैप्सूल लिखा कि साहब ये कैप्सूल ले लीजिए, वो ना लेना पड़े। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं अपने हमारे आखिरी पड़ाव के ऊपर, और डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, गेहूं की जो हार्वेस्टिंग है वो कब करनी चाहिए, और अभी आपने जितनी महत्वपूर्ण बातें बताई वो अगर हम किसान करते हैं तो कितनी उपज हमारे किसानों को मिलेगी? यस, हार्वेस्टिंग सामान्यतः मार्च और अप्रैल में होती है। सामान्यतः क्या होती ही है मार्च और अप्रैल में। अब ये डिपेंड करता है कई बार कि उसके साधन संसाधन कितने हैं, कैसे हैं, उस हिसाब से किसान करता है तो हार्वेस्टिंग। बट गेहूं की उपज की बात रही तो जितना आपने पोषण डाला उतना उत्पादन होगा। हमने आपको मंत्र दे दिया है कि आपको कब कब ध्यान देना है। पहला, बुआई के समय बीज उपचार करके बोएं और खेत में पर्याप्त नमी हो, शीघ्र जमाव होगा, स्वस्थ पौधे का जमाव होगा, ज्यादा उत्पादन बढ़ेगा। दूसरा, सिंचाई 21 दिन पर करें और उसके तुरंत बाद उत्पादन बढ़ाने के लिए हमने जो गुरु मंत्र दिया आपको, विगर और टैप्सिल का प्रयोग करें। ज्यादा कल्ले निकलेंगे, अंतर देखने के लिए 1 क्यारी में ये छिड़काव मत करें, और 15 दिन बाद आप जाके 4 पौधे जहां आपने नहीं छिड़काव किया उसमें देख लीजिए, उनके कल्ले गिन लीजिए और एवरेज निकाल लीजिए, 4 से भाग देके। सेम आप जहां पर इसका प्रयोग किया है 15 दिन बाद उसके उसी दिन दूसरे खेत में जाइए जहां आपने प्रयोग किया है, वहां के कल्ले गिन लीजिए। आप स्वयं
धन्यवाद देंगे इस चैनल पर आके कि सर आपने मंत्र बता दिया, जितने कल्ले उतनी बाली, और जितनी बालियां आपने बढ़ा ली उतना पैदा हुआ। तीसरा मंत्र हमने बताया वो भी आपके हाथ में है कि जब बालियां निकलने की अवस्था हो उस समय अगर पोषण दिया तो स्पाइक्स की साइज, बाली की लंबाई बढ़ जाएगी। तो अगर बाली की लंबाई बढ़ गई तो दानों की संख्या बढ़ जाएगी। आपने बढ़ा लिया उत्पादन। उस समय भी आपको हमने बता दिया है कि बैलेंस नैनो और नैनो विगर का प्रयोग करना है। और इसके बाद आते हैं जब दूध की अवस्था हो तब खेत में ध्यान रखें कोई माहू, तेला, चुर्दा नहीं होना चाहिए। अगर कोई रस चूसक कीट है तो इमिडाक्लोरोप्रिड, अगर कोई रस्ट या कोई फफूंद जनित बीमारी हो, जैसे पत्तियों पर आप हाथ देखे कुछ पाउडर जैसा लग रहा हो या कुछ काला जैसा दिख रहा हो, तो ऐसी अवस्था में आपको प्रोपिकोनाजोल प्लस मैनकोजेब के साथ इमिडाक्लोरोप्रिड मिला के छिड़काव कर लें और इसको नियंत्रित कर लें जिससे ये नुकसान ना हो। और उसी टाइम पर आपको नेचुरल कैप और विगर फ्रूट ये मिला के डाल देना है पोषण के लिए, और ये अंतिम छिड़काव है। फिर आप दानों की चमक, बाली की साइज, इसमें आपकी पूरी बाली दानों से भरी हुई आएगी, दानों की मोटाई ज्यादा होगी, स्वस्थ और चमकदार दाने आएंगे और ज्यादा पोषण युक्त पैदावार। आप बाजार में ऊंचे दाम पर बेच पाएंगे कि हमारे दाने की न्यूट्रिशन वैल्यू ज्यादा है। और आज हमारे जैसे लोग ढूंढते रहते हैं कि अगर कहीं कोई पोषण युक्त और विष मुक्त कहीं मिल जाए तो हम अपने परिवार के लिए खरीदें। ठीक है दोस्तों, बहुत ही अच्छी जानकारी यहाँ पर डॉक्टर अरुण कुमार राय ने हमसे साझा की है। बहुत सारे पहलू मुझे भी पहली बार सीखने को मिले हैं। देखिए, अगर आपने ये पूरा पॉडकास्ट, ये वीडियो पूरा नहीं देखा है तो मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, आराम से एक जगह बैठिए, हेडफोन लगाइए, 20 से 25 मिनट आपके जाएंगे और पूरा वीडियो फिर से देखिए। दोस्तों, बहुत ही अच्छी जानकारी यहाँ पर आपको हमने बताई है। पूरे किसान भारत एग्री की तरफ से मैं डॉक्टर अरुण कुमार राय जी का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर करता हूँ कि आपने बहुत अच्छा समय दिया। डॉक्टर साहब, आखिरी पड़ाव पर किसानों को आप क्या राय देना चाहेंगे गेहूं की खेती 2024 के बारे में? यह बहुत ही अच्छा सुअवसर है क्योंकि विश्व बाजार में आज जबरदस्त मांग है गेहूं की। 2022 से हमने एक्सपोर्ट रोक रखा है क्योंकि पूरे विश्व में गेहूं की मांग है और हम बहुत बड़े एक्सपोर्टर थे। हमने रोका इसलिए है कि यह मांग भविष्य में और बढ़ सकती है। और पूरे विश्व परिदृश्य में अगर आप देखेंगे तो ईस्ट एशिया में युद्ध चल रहे हैं, रसिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, आज सीरिया और लेबनान में चल रहा है, पूरे अरब उसमें उलझे हुए हैं। एंड हम बेसिकली फूड ग्रेन सप्लायर की भूमिका में बहुत तेजी से उभरते हुए देश हैं। हम विश्व के लिए बेसिकली सप्लाई चेन हब होने के रास्ते पर हैं और पूरे विश्व के भोजन की जिम्मेदारी हमारे कंधों पर है। तो बेहतरीन लाभ लेने का ये है कि खेती में इन्वॉल्व हो तो आधे मन से नहीं, पूरे मन से। इसको पार्ट टाइम जॉब नहीं, फुल टाइम जॉब माने, बेहतर प्रोडक्शन करें। और मैं आश्वस्त हूं पूरी तरह से कि इस साल बेहतरीन प्राइस मिलेगी किसानों को। और सरकार लास्ट ईयर जो उसकी पूरी खरीद की टारगेट थे उसका लगभग 60-65% ही खरीद कर पाई थी। तो इस साल उन्हें अपने स्टोरेज भी फुल करने हैं और परचेज होनी है, तो आपको बहुत अच्छे दाम मिलने जा रहे हैं और ये बेहतरीन साल होने जा रहा है। नमी पर्याप्त है और सारे रिजर्वायर भरे हुए हैं, इसलिए पानी की समस्या कहीं नहीं होने जा रही। तो ये उत्पादन में भी आपको पूरी मदद मिलेगी। तो ये बेहतरीन साल है। शुरुआत से पूरी फसल को ध्यान से देखें और कोई आवश्यकता है, कोई जानकारी चाहिए तो आप दिए गए लिंक पर लिखें और जानकारी मांगे। आपको सटीक जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। हमसे जुड़े और हम चाहते हैं कि इसका बेहतरीन लाभ उठाएं इस प्लेटफॉर्म पर। धन्यवाद। ठीक है दोस्तों, हम यहीं पर रुकते हैं।
आप अगर चाहते हैं कि ऐसे ही नई नई फसलों के ऊपर, नए नए विषय के ऊपर हम फिर से कोई पॉडकास्ट अरेंज करें, तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में आपके सुझाव दें। हम उसके ऊपर इंडस्ट्री के बेहतरीन से बेहतरीन एक्सपर्ट यहाँ पर बुलाएंगे और आप उनके साथ चर्चा करेंगे ताकि आपके सारे सवालों के जवाब मिल पाए। तो ठीक है, एक सूचना आखिर में देना चाहता हूं कि अभी जितने भी प्रोडक्ट जियोलाइफ के डॉक्टर अरुण कुमार राय ने हमें बताए हैं, वो सारे प्रोडक्ट आप घर बैठे अपने मोबाइल से ऑनलाइन खरीदी कर सकते हो भारत एग्री ऐप से। क्यों खरीदी करना है? ऑनलाइन खरीदारी होती है, 100% ओरिजिनल प्रोडक्ट आपको मिलते हैं, मात्र 4 दिन में आपको होम डिलीवरी है, वो भी बिल्कुल फ्री। 100% कैश ऑन डिलीवरी है, यानी प्रोडक्ट खरीदी करना है, प्रोडक्ट घर तक आएगा, उसके बाद आपको पैसे देने हैं। और सबसे जरूरी बात, भारत एग्री आपको ना ही सिर्फ प्रोडक्ट बेचती है, उसके साथ उस प्रोडक्ट की पूरी जानकारी भी देती है रिजल्ट आने तक। तो एक बार भारत एग्री ऐप जरूर डाउनलोड करें और भारत एग्री के सारे प्रोडक्ट जियोलाइफ के साथ आज ही खरीदी करें। मिलता है अगले एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। डॉक्टर साहब नमस्कार, धन्यवाद।